हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज एसपीटी का 18 तक हुआ था, 18 पेज तक। 18 पेज से आगे हम लोग चलते हैं आज 19 पेज से। तो चलिए वित्त आयोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। वित्त आयोग के बारे में पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यानी कि ये कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 280 जो है केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान मतलब किया गया है। 280 में क्या किया गया है? तो 280 आर्टिकल जो है उसमें जो केंद्रीय वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। यानी कि राजकीय जो वित्त होता है, यानी हर राज्य का अलग अलग अपना बजट पेश होता है, तो उसका नहीं है इसमें जिक्र। इसमें जिक्र है अनुच्छेद 280 में केंद्रीय यानी सेंटर का। सेंटर जो है ना, सेंटर जब वित्त पास करती है विधेयक, तो उसका जिक्र इसमें नहीं है। इसमें जिक्र है राज्य का, जिक्र नहीं है। तो केंद्रीय वित्त जो है आयोग के गठन का प्रावधान जो है कैसे होगा, उसमें जो है इसमें दिया गया 280 में दिया गया है कि कैसे किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग का गठन जो भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है। यानी कि जो अब जो है वित्त आयोग का गठन जो है कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। और कितने वर्षों के लिए करता है? तो 5 साल के लिए। एवं आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले भी कर सकता है, और आवश्यकता पड़ेगी तो क्या करेगा? 5 साल से पहले भी कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक या सलाहकारी निकाय है। इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। यानी कि वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक एवं सलाहकारी निकाय है, यानी संविधान के अनुसार से और सलाहकारी निकाय है। इसको मानने के लिए सरकार जो बाध्य नहीं है। चलिए, वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। यानी कि वित्त आयोग में क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यक्ष बनाया जाता है और 4 जो अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, जो अध्यक्ष को क्या करेगा? आपको मदद करेगा, हेल्प करने में काम करता है। चलिए, वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होगा। यानी कि वित्त आयोग का अध्यक्ष उसे ही बनाया जाएगा जिससे जो है सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव हो। यानी सार्वजनिक मामले जितने भी होते हैं उसमें इस व्यक्ति को पर्याप्त अनुभव होगा, सभी जितने भी मामले तो उसमें, तो वही व्यक्ति जो है उसका अध्यक्ष बन सकता है। अगर मान लीजिए कि उसको सार्वजनिक मामले के बारे में जानकारी है ही नहीं और वित्त आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा, तो वित्त आयोग में बहुत सारी चीजें होती है, अलग अलग मतलब चीजों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या वित्तीय मामलों का अच्छा विशेषज्ञ हो। यानी कि सदस्यों के लिए कहा गया, यानी कि वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होगा, 4 जो सदस्य होंगे, तो उनके बारे में कहा गया है कि सदस्यों के लिए कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। यानी कि उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट, उसमें न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, उसके अंदर योग्यता हो, या वित्तीय मामले का अच्छा विशेषज्ञ हो। यानी कि या तो वित्तीय मामले जो भी हो उसका अच्छा विशेषज्ञ हो, उसकी अच्छी नॉलेज हो, उसको बारे नॉलेज हो, जानकारी हो, तो वो व्यक्ति जो है सदस्य बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। यानी कि वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं, तो उनकी योग्यता क्या होगी इसको निर्धारित करने का अधिकार जो संसद को प्राप्त है, यानी कि पार्लियामेंट को प्राप्त है। वो निर्धारित करेगा कि क्या योग्यता होगी क्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना। और वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के करों के वितरण की क्या है? जिम्मेदारी तय करना है कि करों का वितरण जो कितना होगा, 60-40 होगा कि 50-50 होगा अनुपात में, या 70-30 होगा, मतलब किस तरह का होगा करों के बीच में वितरण, इसकी हिस्सेदारी जो है वित्त आयोग तय करता है। यानी कि केंद्र और राज्य, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कर वितरण का लेखा जोखा भी रखता है। यानी कि वित्त आयोग जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है कर वितरण का लेखा जोखा, यानी कि कितना दिया गया, कितना लिया गया, इसका लेखा जोखा रखता है, जो प्रति वर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है। यानी कि जो क्या होता है कि उसको जो भी लेखा जोखा है उसको जो है वो क्या करता है, राष्ट्रपति को सौंपता है प्रति वर्ष का, प्रत्येक साल का। और वो जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करते हैं। दोनों सदन कौन? तो लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के सामने क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि एक साल में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो वित्तीय लेखा जोखा है इतना है। ठीक है, तो वो किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। और केंद्र और राज्यों के मध्य जो है वित्तीय विवाद, यानी कि फाइनेंशियल जो आपका विवाद होता है, उसके निपटारे हेतु क्या करता है, मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। यानी कि इसका जो मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है, यानी वित्त आयोग क्या करता है, केंद्र और राज्य के बीच जो भी मतभेद होते हैं, विवाद होते हैं, उसके बीच क्या करता है, निपटाने में सहायता करता है।
तो उसका ये वित्त आयोग एजेंसी है, मुख्य एजेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। प्रथम जो है वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी 1952 से 57 थे। यानी कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। इनका कार्यकाल क्या था? तो 1952 से 57 ये इनका कार्यकाल था। तो याद रखिएगा कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे और इनका कार्यकाल 1952 से 57 था। ठीक है, ये याद रखिएगा। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। वर्तमान में जो है 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। वर्तमान में ये बोल रहा है कि वर्तमान में जो है 15वां वित्त आयोग कार्यरत है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। लेकिन अब जो बता रहे हैं, अभी जो पीछे का ये डाटा है, तो इसमें जो अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, अभी वर्तमान में 15वां नहीं बल्कि 16वां चल रहा है। 16वें वित्त आयोग जो है अधिक कार्यरत हैं। 16वें, 15वें नहीं, 16वें याद रखिएगा। और 16वें जो है आपके अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और अभी वर्तमान में 16वां वित्त आयोग कार्यरत है। ये पीछे का डाटा है, ठीक है। तब पीछे का डाटा भी याद रखिएगा। 15 और 16 दोनों पूछ सकता है कि 15वें वित्त आयोग के कौन थे, और करंट में पूछ सकता है या मतलब पीछे का भी पूछ सकता है, मतलब एग्जाम में, मतलब जो भी आयोग है उसकी कोई गारंटी नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। तो 16वें वित्त आयोग वर्तमान में कार्यरत है और इसके अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद एनके सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी कि 22 नवंबर 2017 को जो है क्या हुए थे, आपके 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद जो है एनके सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। तो 17 से 5 साल जोड़ कितना होगा? 18, 19, 20, 21, 22। उसके बाद जो है ये इधर आपके अरविंद पनगड़िया बन चुके हैं। 16वें वित्त आयोग चल रहा है, याद रखिएगा। आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें आयोग के सदस्य बनाए गए। यानी कि जो आपके 15वें के अध्यक्ष तो बन गए एनके सिंह, और जो 4 सदस्य चाहिए, 4 सदस्य, तो वो 4 सदस्य कौन कौन थे? तो आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव कौन थे? तो शक्तिकांत दास को, और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी, और नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो थे अनूप सिंह, ये 4 लोग जो हैं आपके क्या बने? सदस्य बने हैं, 15वें आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 5 साल यानी 20 से 25 तक की अवधि के लिए होगी। यानी कि अभी नए जो बने हैं आपके अरविंद पनगड़िया बने हैं, करंट अफेयर्स का है, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2020 से आपके शुरू होकर 2020 से 25 तक की अवधि के लिए होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 सब क्लॉज आई के तहत किया जाता है। और राज्य वित्त आयोग कितने के तहत किया जाता है वित्त आयोग का गठन? तो 243 अनुच्छेद 243 सब क्लॉज आई के तहत किया जाता है। और केंद्र वित्त आयोग का गठन कितने के अनुसार किया जाता है? अभी मैंने पढ़ाया था। तो आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल ART आर्टिकल 280 के तहत, याद रखिएगा, 280 के तहत केंद्र का केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है और राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद जो है 243 सब क्लॉज आई के तहत किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, केंद्र और राज्य का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग जो है भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है। यानी कि 2014 में क्या हुआ, आपका बीजेपी की सरकार बनी और 15 में किया गया कि योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग, नीति आयोग का नाम पहले क्या था? योजना आयोग था, तो उसके नाम को बदलकर नीति आयोग किया गया। कब? 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान के रूप में इसका नामकरण किया गया, नीति आयोग कर दिया गया, योजना आयोग का नाम बदल कर, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। मैंने कहा कि जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। यानी कि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। नीति आयोग का पूर्ण रूप जो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। नीति का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका जो मतलब होता है नीति का पूर्ण रूप, तो एन से नीति हो गया, आई से क्या होगा? इंस्टीट्यूशन, फॉर टी से ट्रांसफॉर्मिंग, आई से फिर हो गया इंडिया। तो याद रखिएगा। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। यानी कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? तो दिल्ली में होगा। नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। यानी कि थिंक टैंक है, यानी थिंक मतलब सोचना, और टैंक का मतलब एक पूरे समूह है जो वहां पर कार्यरत है और सभी लोग सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आयोग का जो है सरकार का थिंक टैंक है नीति आयोग।
क्या फैसला लेना है, क्या नहीं लेना है, इसके बारे में आयोग तय करती है। और थिंक टैंक मतलब वहाँ पर पूरे देश का कार्यक्रम, कहाँ सड़क बनाना है, कहाँ रेलवे बनाना है, कहाँ फैक्ट्री लगाना है, कौन सा नियम लागू करना है, किस नियम को चेंज करना है समय के अनुसार, ठीक है। तो वहाँ पर ये सब चीजें होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। यानी कि नीति आयोग जो है योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। यानी कि आप ये यहाँ पर ये कह रहा है कि योजना आयोग जो था पहले क्या करता था, वित्तीय आवंटन करता था, लेकिन नीति आयोग है जो योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। पहले योजना आयोग क्या करता था, वित्तीय आवंटन करता था, लेकिन जब 1 जनवरी 2015 से आपका नीति आयोग बना है योजना आयोग के स्थान पर, तो ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है और ये वित्तीय आवंटन नहीं करता है। इसका काम है थिंक टैंक करना, सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में बताना, ठीक है। बाकी सरकार फैसला करेगी नहीं करेगी वो जाने। तो लेकिन योजना आयोग क्या करते थे कि वित्तीय आवंटन भी करते थे, ठीक है। यहाँ पर ये शब्द जो बता रहा है। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य जो है सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है। यानी कि नीति आयोग का प्राथमिक कार्य जो है, क्या कार्य है नीति आयोग का प्राथमिक कार्य, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर। मैंने कहा ना कि समाज में क्या क्या रेलवे बनेगा, फैक्ट्री हो, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, उसके बाद से एयरपोर्ट किस तरह से देश का विकास करना है, इस पर सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को क्या है, सलाह देने का इसका मतलब काम है, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण कर सके जो लोगों के हित में हो, ठीक है। ऐसी योजना का निर्माण कर सके जो लोगों के हित में हो। कहाँ पर मतलब स्कूल बनाना है, कहाँ पर हॉस्पिटल बनाना है, कहाँ नहीं बनाना, ये सलाह देती है। मतलब सब कुछ ध्यान रखकर समाज को लेकर और आर्थिक मुद्दे को ध्यान में रखकर कि वहां पर जो अगर स्कूल बनेगा तो वहां पर किस तरह का विकास होगा समाज का, और आर्थिक बदलाव क्या होंगे, उससे पढ़ने के बाद क्या होगा, वहाँ के लोग समाज शिक्षित होगा तो क्या होगा, सही चीजें जानकारी होगी, तो जिस तरह से इकोनॉमी वृद्धि होगी वहाँ के लोग विकास करेंगे। तो इसके बारे में सलाह देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। आयोग के लिए जो है 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए, यानी 13 सूत्री जो है उद्देश्य रखे गए कि आपको उस तरह का उद्देश्य, आपको इस तरह से चीजें के बारे में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, फुल टाइम मेंबर, पदेन सदस्य, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, शासित परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। यानी कि इतने लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। इसमें ये जो है ना, इसमें से मतलब नहीं पूछेगा, बस इतना जान लीजिए कि नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, सीईओ होगा, पूर्णकालिक सदस्य होगा, यानी फुल टाइम जो होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि किसी भी क्षेत्र में, जैसे टीचर हो गए किसी स्कूल में या किसी हॉस्पिटल में या किसी भी विभाग में, बहुत सारे विभाग होता है, तो फुल मेंबर होता है कि मतलब वो एग्जाम दिया, निकाला और वहां पर ज्वाइन किया तो फुल मेंबर हो गया। एक होता है कि 5 साल के लिए होता है, सरकार के द्वारा माना जाता है, तो वही पूछ रहा है कि पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं, पदेन सदस्य भी होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, शासी परिषद होता है, तथा विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होते हैं। कि विशेष आमंत्रित सदस्य यानी कोई विशेष व्यक्ति हो जो जिस क्षेत्र में उसको नॉलेज हो और उसके नॉलेज का इस्तेमाल करके देश का विकास किया जा सके, तो ऐसे लोगों को भी शामिल किया जाता है ताकि देश का विकास हो सके, उसके नॉलेज का इस्तेमाल करके समाज का विकास किया जा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है। पूर्णकालिक सदस्यों की कितनी संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है, जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। यानी कि जिन्हें जो है राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। कुछ होते हैं जैसे प्यून होते हैं, उसमें कुछ काम करने होते हैं, ऐसे हो गए। कुछ होते हैं पूर्णकालिक सदस्य जो जिनको जो ऊपर लेवल के होते हैं, ऊपर पोस्ट के होते हैं, तो उनको जो है राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। जो प्रधानमंत्री द्वारा क्या होते हैं, तो नामित होते हैं। शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल प्रशासक शामिल होते हैं। यानी कि शासित परिषद में जो है गवर्निंग काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल प्रशासक शामिल होते हैं। यानी कि उसमें दिया था कि शासित परिषद के लोग शामिल होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर समझाया जा रहा है कि भारत के सभी मुख्यमंत्री, यानी शासित परिषद का मतलब होगा कि गवर्निंग काउंसिल, यानी कि भारत के सभी राज्यों के जो है मुख्यमंत्री होंगे और केंद्र शासित प्रदेशों के जो राज्यपाल होते हैं और प्रशासक होते हैं, ये लोग जो शामिल होंगे। तो ये लोग भी क्या होते हैं कि नीति आयोग में शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ। मैंने कहा कि विभिन्न विशेष आमंत्रित सदस्य में तो विभिन्न क्षेत्रों के, किसी अलग अलग क्षेत्रों के, जैसे इकोनॉमी के बारे में, आपके पॉलिटिकल जो भी चीज़ें उसके बारे में, किस तरह से समाज वहाँ के क्या है, वहाँ के हिस्ट्री से लेकर साइंस, हर मतलब क्षेत्रों के लोग उसमें शामिल होते हैं कि किस तरह से विकास करना है। तो सभी लोग शामिल होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है, जिन्हें जो प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया जाता है, नामित किया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है मेन। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति
नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री करता है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। जो भी उपाध्यक्ष होता है उसको क्या आता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीईओ भारत सरकार का सचिव स्तर का अधिकारी होता है। सीईओ जो होता है भारत सरकार का सचिव स्तर का अधिकारी होता है, जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है, यानी कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी है। इसलिए क्योंकि 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ, नीति आयोग का हुआ, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया। तो जाहिर सी बात है अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो अरविंद पनगड़िया तथा प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे, यानी कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया प्रथम उपाध्यक्ष, तथा प्रथम सीईओ जो थे सिंधु श्री खुल्लर थे। याद रखिएगा, सिंधु श्री प्रथम खुल्लर जो है, सिंधु श्री खुल्लर जो थे प्रथम सीईओ थे, और उपाध्यक्ष प्रथम कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है, यानी कि नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर होता है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक केंद्रीय सरकार पर होता है ये जरूरी नहीं है, दोनों पर होता है, तो दोनों पर दायित्व होता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी करता है। योजना जो भी होता है उसको जो अंतिम स्वीकृति और अनुमोदन यानी लागू करना, स्वीकृति देगा और अनुमोदन यानी लागू करेगा कौन, तो राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी करता है, एनडीसी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ है। विश्व में जो है जीएसटी जो है कब, तो सर्वप्रथम जो फ्रांस में 1954 में लागू हुआ। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ। भारत में जीएसटी जो 1 जुलाई 2017 को, भारत में जो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी दिवस 1 जुलाई को लागू किया गया, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। भारत में जो जीएसटी है 1 जुलाई 2017 को, ठीक भैया, जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी दिवस याद रखिएगा कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। यानी कि किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। पूछेगा कि भारत में जो जीएसटी लागू किया गया है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है, ऑप्शन दे देगा कनाडा, अमेरिका, रूस, फ्रांस दे देगा। आपको नहीं पता होगा तो गलत मार दीजिएगा, हो सकता है तुक्का मारिएगा, सही भी हो सकता है। अगर आपकी किस्मत सही हो तो, किस्मत सही हो तो सही हो जाएगा। यानी कि जब अल्लाह कहा जाता है, कहावत है ना कि जब अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान। तो किस्मत सही होगा तो भाई सही, सब कुछ सही होगा, खराब होगा तब तो पूछना ही नहीं है। तो आपका कनाडा के मॉडल पर भारत में जीएसटी लागू की गई है। और कब से, तो 1 जुलाई 2017 से। और जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि हिंदी में बोला जाएगा, इंग्लिश में होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एवं हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर इसको बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। जीएसटी विधेयक के पक्ष में जो है कुल 336 वोट तथा विपक्ष में जो है कुल 11 वोट पड़े थे। ये नहीं पूछता है, बस ऐसे ध्यान में रखिएगा, बस पूछता नहीं है। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को, लोकसभा द्वारा जो है जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। ठीक है, लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। यानी कि जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी, तो 8 सितंबर 2016 को दी थी। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया। यानी कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। ये पूछता है तो इसको याद रखिएगा, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा जो है भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। पूछेगा कि भारत में जीएसटी जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था, तो वहां पर एक ऑप्शन देगा 100वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी
101वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी आपका 102वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 103वां संविधान संशोधन। आपको नहीं पता होगा, गलत मार देंगे, तो इसे याद रखिएगा, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर रहा है। जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर रहा है, यानी कि प्रत्यक्ष होता है जैसे कि आपका सरकार बजट में पेश कर दिया कि आपका एक साल में इतना इनकम होगा, यानी कि शायद पहले मतलब 5 लाख के करीब, शायद मतलब कि हाँ इतना 5 लाख, मान लीजिए, नॉर्मल मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल में, शायद है कि नहीं। मान लीजिए आपका सरकार ने तय कर दी कि आपकी जो इनकम है एक साल में अगर 5 लाख है से मतलब ज्यादा है, तो आपको जो है कर टैक्स देना पड़ेगा। तो वो जो है आपने जो 5 लाख से ज्यादा कमाया एक साल में है, तो उस पर जो टैक्स देते हैं वो होता है प्रत्यक्ष कर, यानी कि डायरेक्ट टैक्स। और जो आपको जैसे बिस्कुट खरीदे और आपने साबुन खरीदा, कुछ पहनने वाली खाने वाली चीजें खरीदी मार्केट से, कोल्ड ड्रिंक्स से लेकर जो भी हो आइटम, जो भी हो नमकीन वगैरह पहनने वाली जो भी चीजें है, कपड़ा उपड़ा जो भी, तो मार्केट से जो भी चीजें आपने खरीदी, तो उस पर जो लगा है टैक्स, उस पर जो चीजें जोड़ कर ली जाती है टैक्स, वो होता है आपका अप्रत्यक्ष कर होता है, यानी कि डायरेक्ट आप नहीं दे रहे हैं। अब 3 रुपए का पार्ले जी बिस्कुट है या 5 रुपए वाला जो भी बिस्कुट है, तो उस पर टैक्स जोड़कर होता है, उस पर टैक्स जोड़कर आपसे 5 रुपए ले जाता है, यानी कि आप जो है 5 रुपए टैक्स मतलब लिया जाता है, 5 रुपया, तो उस पर जो डायरेक्ट आपसे नहीं लिया था कि हाँ 5 रुपया है ऊपर से और आप दे दीजिए, नहीं, आपको 5 रुपया जोड़ जाड़ कर लिया है टैक्स, तो वो हो गया आपका अप्रत्यक्ष कर। और इसको गंतव्य आधारित कर भी बोला गया कि आप कहीं घूमने गए तो भाई साहब लगता ही है, खाइएगा पीजिएगा तो वो सब लगेगा ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव जब विजय केलकर समिति ने दिया था, भारत में जो जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था, तो विजय केलकर समिति। इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है कि भारत में जो जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था, तो याद रखिएगा विजय केलकर समिति ने दिया था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। सर्वप्रथम जो है जीएसटी बिल का प्रारूप, यानी कि प्रारूप क्या होगा, तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, असीम दास गुप्ता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अमिताभ बच्चन, याद रखिएगा। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य असम। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य असम 12 अगस्त 2016 है। 12 अगस्त 2016 को जो है असम राज्य जो है सबसे पहले जो है जीएसटी को पारित किया अपने राज्य में, सबसे पहले जीएसटी को। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिमार यानी सेस को शामिल किया गया है। अधिमार यानी सेस को शामिल किया गया है। जीएसटी के अंतर्गत जो 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार यानी सेस को शामिल किया गया है। जीएसटी संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी संख्या में जो है कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें जो 4 है प्रकार की, 15%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, ये पहले वाला डाटा है, अब जो है नहीं है, अब बदल चुका है, अब सिर्फ 2 ही डाटा है, देखिए 2 ही डाटा है, 18% और शायद 5 या कुछ ऐसे कुछ होगा, नहीं पता। 18% हमको पता है, 28% को हटा दिया गया, तो ये याद रखिएगा 2 ही डाटा है अब 4 डाटा नहीं है। जीएसटी परिषद अध्यक्ष जो पूछ सकता है कि पहले कितनी डाटा थी, मतलब कि जीएसटी कितने प्रकार की थी, तो पहले 4 प्रकार की थी, तो अब कितनी प्रकार के हैं, तो अब जो है कितने प्रकार के हैं अब, तो अब जो है 2025 में अथी किया गया, इसमें संशोधन करके जो 2 प्रकार का कर दिया गया है, सिर्फ 2 प्रकार का, 4 प्रकार से हटाकर 2 प्रकार कर दिया गया, तो अब 2025 से जो है 2 प्रकार का हो गया, तो ये याद रखिएगा। जीएसटी परिषद अध्यक्ष वित्त मंत्री की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी परिषद अध्यक्ष वित्त मंत्री की स्थापना जो 12 सितंबर 2016 को की गई थी। संविधान का अनुच्छेद जो है, संविधान का अनुच्छेद 279(1) के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। संविधान का जो है अनुच्छेद 279(1) के तहत जो है जीएसटी परिषद का गठन किया गया, याद रखिएगा। संविधान का जो अनुच्छेद है 279(a) के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। और मैंने पीछे पढ़ाया था कि अनुच्छेद 280 जो है किस लिए था, केंद्रीय वित्त, जो केंद्रीय वित्त जो लथी किया गया था परिषद का निर्माण जो है उसके बारे में दिया गया है, केंद्रीय वित्त के बारे में, तो किसमें दिया गया, तो 200 आपका 80 में दिया गया, और राज्य का किस में दिया था, तो 248 सब क्लॉज आई में दिया था, तो पीछे वाला भी आप ध्यान में रखिएगा। जीएसटी परिषद जो मुख्यालय दिल्ली में है, जीएसटी परिषद जो मुख्यालय दिल्ली में है, और केंद्रीय वित्त का कहाँ था, तो आपका दिल्ली में था, केंद्रीय वित्त जो है ना परिषद का भी दिल्ली में था। तो चलिए दिल्ली में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कुल है, यानी कि इसका जो जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 33 है, और मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा? तो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, यानी कि जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। कौन से? तो सीजीएसटी में, एसजीएसटी में और आईजीएसटी में बांटा गया है। एसजीएसटी जो राज्य सरकार को लगाती है, माने एसजीएसटी जो है राज्य सरकार लगाती है, यानी कि एस लिखा है तो स्टेट जो है ना, स्टेट मतलब गवर्नमेंट लगाती है। तो एसजीएसटी राज्य सरकार लगाती है। सीजीएसटी यानी केंद्र सरकार लगाती है, सी से सेंटर, केंद्र सरकार लगाती है। आईजीएसटी पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक तो लगाती है सीजीएसटी केंद्र सरकार, सी से सेंटर हो गया जीएसटी। एक होता है राज्य सरकार यानी एसजीएसटी, एस से स्टेट जीएसटी। एक होता है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया, यानी कि शराब हो गया, पेट्रोलियम वस्तुएं हो गई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से क्या किया गया? तो बाहर रखा गया। जीएसटी चोरी करने वालों पर 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है। जीएसटी चोरी करने वालों पर 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी, यानी कि राज्यों को जो है जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? तो 161वां देश है। अब पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। पंचायती राज के बारे में यहाँ पर था। पंचायती राज के बारे में चलते पढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। भारत में जो है पंचायती राज शब्द का जो अभिप्राय क्या है? तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। 1882 ईस्वी में क्या हुआ कि लॉर्ड रिपन जो है सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। लॉर्ड रिपन को जो है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहता है। यानी कि देखिए अब सबसे पहले कि 1882 का समय आता है और उस समय जो है लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम जो है सबसे पहले स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। ये स्थानीय स्वशासन होगा, इस तरह का सुझाव जो दिए थे लॉर्ड रिपन दिए थे। उसके बाद लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या किया जाता है कि जनक या पिता कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। यानी कि स्थानीय जो स्वशासन है यानी पंचायती राज जो है वो लोकतंत्र की क्या है? पाठशाला। यानी कि पाठशाला में जो बच्चे जाते हैं तो नीचे क्लास से पढ़ते हैं, एकदम ऊपर से तो पढ़ते हैं नहीं, छोटे छोटे बच्चे। तो उसी तरह से ये जो है लोकतंत्र की पाठशाला है पंचायत, ठीक है। तो इसको जो लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? स्थानीय स्वशासन को यानी पंचायती राज को किसने कहा था? तो लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। याद रखिएगा, लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। यानी कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था जो है पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। यानी कि आज मतलब आज जो रूस है वो पहले क्या था? पूर्व सोवियत संघ था पूरा। तो उसी से ये प्रेरित है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पंचायती राज जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइज्ड के बारे में बोल रहा है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि जनता को जो है प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाया है। यानी कि पंचायती राज से ही जो जनता को जो है प्रशासन में आपकी भागीदारी किस तरह से होनी चाहिए, यहाँ से ही शुरू होती है पंचायती राज से ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है किसके द्वारा दिया गया था? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, पंचायती राज में ये पूछता है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति भी है, आगे पढ़ेंगे और भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पता नहीं दिया है कि नहीं दिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए के मुंशी समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब देखिए आगे बढ़ता है। भारत में जो है ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि, यानी कि ग्रामीण जनता जो है उसके स्तर में वृद्धि, यानी कि आपको समझदारी का स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर से लेकर हर स्तर पर जो है उसकी वृद्धि हो, इसके लिए जो है के एम मुंशी समिति जो है सिफारिश पर, के एम मुंशी समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती होता है, तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था कब? तो 2 अक्टूबर 1952 को। किसके समिति के सिफारिश पर? तो के एम मुंशी समिति के सिफारिश पर ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि करने के लिए किया गया था, शुरू किया गया था ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बने गए थे और ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया था तो इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए क्या किया गया कि बलवंत राय मेहता समिति को बनाया गया था कि ये जो कार्यक्रम बना है क्या ये सही है कि नहीं है, इसके बारे में जो है आप जो है ना समिति गठित किया गया और समिति के द्वारा ये सब मतलब समझिए कि मतलब नहीं होता है कि
पूरा मतलब समाज स्तर पर क्या क्या इससे फायदे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, नुकसान क्या है क्या नहीं है, इसका मूल्यांकन करने के लिए बनाया गया था। अगर ये सही है तो आगे लागू किया जाएगा, अगर सही नहीं है, इससे विकास नहीं होगा तो बेकार में लागू करने से क्या फायदा है। कोई भी कार्यक्रम या कोई भी योजना तब लागू होती है उससे लगता है कि समाज की भलाई होगी और हमारा समाज ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, हमारे देश का विकास होगा, हमारे राज्य का विकास होगा, तभी कोई भी योजना लागू की जाती है। तो उसी योजना को के मूल्यांकन करने के लिए जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। या और देखिए यहाँ पर देख रहा है कि बलवंत राय मेहता को क्या कहा गया है कि भारत के जो पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है, यानी कि पंचायती राज जो है हमारे देश का, उसका वास्तुकार कौन है? तो यह है बलवंत राय मेहता। ये मूल्यांकन किए और बताए कि हाँ क्या खामी है, क्या नहीं है, क्या सुधार करने की जरूरत है और कहाँ का जो है किस तरह से सुधार करने की जरूरत है क्षेत्र के अनुसार, और भौगोलिक स्तर पर भी किस तरह से हर जगह की चीज़ें अलग अलग होती है, भाषा से लेकर रहन सहन, सांस्कृतिक माहौल सब जगह का अलग होती है। बिहार में भाषाएं अलग है, यहाँ का रहन सहन आप तमिलनाडु के देख लीजिए अलग है। तो अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग चीज़ें की जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। तीन तरह की सूची होती है, कौन से? तो एक होता है केंद्र संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। ठीक है, तो तीन स्तर की सूची होती है। एक चौथी मतलब होती है अवशिष्ट सूची, मतलब अवशिष्ट सूची में बहुत सारी चीजें हैं जो तीनों के अंतर्गत, मतलब वो थोड़ा अलग हो जाता है अवशिष्ट सूची में। तो ऐसे मतलब तीन होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के अंतर्गत जो है आपकी क्या आती है? पंचायती राज आती है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के गठन हेतु प्रावधान उल्लिखित है। यानी कि भारतीय संविधान के जो है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के गठन हेतु प्रावधान उल्लिखित है। यानी कि ये पूछ रहा है डीपीएसपी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व क्या होता है? डीपीएसपी बुलाता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक तत्व। तो आपको आप कहाँ से कहाँ तक ये जो है आपका 12 से लेकर 35 तक आपका मौलिक फंडामेंटल राइट्स है, और आपको 1 से 4 तक संघ के बारे में है, और आपको 4 से मतलब 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता के बारे में है, सिटीजनशिप एक्ट के बारे में है 5 से 11, और 12 से 35 तक आपका क्या है? तो फंडामेंटल राइट्स, यानी कि एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार क्या हो उसके बारे में दिया गया है संविधान में और भारतीय संविधान में। और 36 से लेकर आपका 51 मतलब 51 तक जो है आपका क्या है? तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया गया है, डीपीएसपी के बारे में दिया गया है। तो उसी में जो है अनुच्छेद 40 जो है, अनुच्छेद 40 जो है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत जो है ग्राम पंचायत के गठन हेतु क्या किया गया? प्रावधान किया गया कि एक जो है ग्राम पंचायत जो गठन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, और इसके द्वारा क्या किया गया कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। उसके पहले जो क्या था? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था 1992 के पहले, लेकिन 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, और उसमें ये बात शामिल की गई कि पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए, और तब से जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश जो एल एम सिंघवी समिति 1986 और पी के थुंगन समिति 1988 ने की थी। और जो संवैधानिक दर्जा जो है पंचायतों को दिया जाए, इसकी सिफारिश जो है एल एम सिंघवी समिति जो है 1986 में दी थी। यानी कि एल एम सिंघवी समिति जो है उसने बोला कि पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। 1986 में कौन सी समिति ने की? एल एम सिंघवी समिति ने की। और फिर बाद में जो है पी के थुंगन समिति जो आई बनी उसके बाद 1988 में, इसने भी जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। यानी कि ये कह रहा है कि भारत में जो सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय पर मतलब 3 स्तर पर की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर जो है 1959 को जो है प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू, उस समय जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ। मतलब सबसे पहले हुआ था, सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में हुआ। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ। और कौन सा? तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय पर होना चाहिए, 3 स्तर पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है। उसके बाद जो आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है, जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था जो है महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में लागू हुआ। उसके बाद जो है राजस्थान के नागौर जिला के बाद आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है, जहां पर 11 अक्टूबर को 1959 को पंचायती राज व्यवस्था यानी त्रिस्तरीय 3 स्तर पर जो है
महबूबनगर, यानी आंध्र प्रदेश में महबूबनगर है, महबूबनगर जिले के, यानी महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में लागू हुआ, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से ड़ तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था की गई। यानी कि अब यहाँ पर याद करने वाली सारी चीजें हैं, ये पूरा का पूरा 73वां संविधान संशोधन हुआ कब, तो 1992 में हुआ। और उसमें क्या किया, संविधान के भाग 9 के अंतर्गत, यानी भाग 9 के अंतर्गत इसको रखा गया, ठीक है। और उसमें जो है अनुच्छेद जोड़ा गया 243, अनुच्छेद 243 के जो है कब से कहां तक, सब क्लॉज क से ड़ तक जोड़ा गया, सब क्लॉज क से ड़ तक जोड़ा गया, तथा 11वीं अनुसूची, और अनुच्छेद और अनुसूची होती है, तो 11वीं अनुसूची के तहत जो है पंचायती राज की व्यवस्था की गई। इतना याद रखिएगा। अनुच्छेद कितना है, 243, सब क्लॉज क से लेकर ड़ तक, और अनुसूची कौन है, तो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब भाग कौन सा है, तो भाग 9 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992। मैंने तोड़ कर आपको पूरा बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों, यानी कि 11वीं जो अनुसूची है इसके अंतर्गत क्या किया गया, तो पंचायती राज को शामिल किया गया है। और अनुच्छेद कौन सा है, तो 243 सब क्लॉज क से ड़ तक। भाग कितना है, तो भाग 9 है। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, फिर से मैं बता रहा हूँ दोबारा, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, तो आपका 1992 हुआ था। तो इसमें जो हुआ था 1992 में 11वीं अनुसूची में क्या किया गया कि 29 विषयों को जो का उल्लेख है, यानी कि 29 विषयों का जो उल्लेख है, और क्या उल्लेख है, तो उनका कार्य क्षेत्र क्या होगा उसके बारे में उल्लेख है, जिन पर जो है पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। यानी 29 विषय शामिल किए गए हैं जिनके कार्य क्षेत्र बताए गए हैं, और उस पर जो है ये बताया गया है कि इस पर जो है पंचायत जो है विधि बनाने की शक्ति है। इनको इन 29 विषयों पर जो है पंचायत को विधि बनाने की शक्ति है, आपको प्रदान की गई है। आप इस 29 विषयों पर आप जो है क्या कर सकते हैं, विधि बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है पंचायती राज अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन एक तो हुआ था 92 में, और फिर जो है एक होता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज अधिनियम, ठीक है, होता है। और ये होता है आपका 24 अप्रैल 1993 को, ये हुआ था ऊपर वाला आपका 92 में हुआ था। उसके बाद एक साल, मतलब समझिए कि करीब एक साल 93 में फिर से होता है। और 93 जो है ना 24 अप्रैल 1993 को जब हुआ था 73वां संविधान संशोधन, उसमें जो क्या किया गया है कि इसको जो पूरे देश में लागू किया गया, यानी कि ये जो बोल रहा है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था वो तो हुआ था, वो पंचायतों के संबंध में हुआ था संशोधन 1992 में। अब जो पहले क्या हुआ, 2 राज्यों में किया गया था, एक तो राजस्थान में किया गया था नगौर में, एक किया था आपका आंध्र प्रदेश में महबूबनगर जिले के सादनगर में विकास खंड में किया गया था, 2 जगहों पर किया गया था। अब क्या किया गया 1993 में, 24 अप्रैल 1993 को क्या किया गया, इस पंचायती राज अधिनियम को जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इसको जो 93 में क्या किया गया कि पूरे देश में क्या किया गया, लागू किया गया। 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू किया गया। इसलिए 24 अप्रैल को क्या किया गया कि पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए क्या किया गया कि 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप पूछ देगा कि पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन में दे देगा 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। आपको पता होगा तो मारिएगा, नहीं तो गलत मारिएगा। तो याद रखिएगा 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में और भी है उसके बारे में देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन के बाद जो है पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। और 24 अप्रैल आपका 1993 से क्या किया गया, पूरे देश में क्या किया गया, इस 73वां संविधान संशोधन को, पंचायती राज जो अधिनियम आया था उसको पूरे देश में लागू किया गया। और लागू करने के बाद जो पंचायत चुनाव करने वाला पहला राज्य जो बना वो मध्य प्रदेश बना है। तो याद रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में पंचायत जो है, वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है। वर्तमान में जो है पंचायती राज व्यवस्था की संरचना कौन सी है, त्रिस्तरीय है।
त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1952 में शुरू किया गया था। और उसके बाद जो बलवंत राय मेहता समिति को क्या किया गया? मूल्यांकन करने के लिए समिति को सिफारिश किया गया। इनको बोला गया कि मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो मूल्यांकन किए गए थे, क्योंकि मैंने पीछे भी पढ़ाया था, तो याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, यानी कि सुनते जाइए, ग्राम स्तर पर क्या होगा? तो ग्राम पंचायत होगा। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होगा, प्रखंड स्तर पर। और जिला स्तर पर जिला परिषद आती है। जिला स्तर पर क्या होती है? जिला परिषद होता है। जिला परिषद का चुनाव होता है। पंचायत समिति भी होते हैं, और ग्राम पंचायत में मुखिया, ये सरपंच, ये लोग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिनका चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लेता है। अब जो है पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और चुनाव कराने का निर्णय किसको दिया गया? तो राज्य सरकार को दिया गया है। तो राज्य सरकार इसका चुनाव कराने का निर्णय लेती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये केंद्र सरकार पर नहीं है, राज्य सरकार पर ये निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन 6 माह के अंदर शेष अवधि के लिए होता है। यानी कि पंचायत जो है भंग होने पर पुनः जो निर्वाचन होगा वो 6 माह के अंदर शेष अवधि के लिए, नहीं, जो भी शेष अवधि है बची हुई है उस अवधि के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थानों के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। यानी कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। यानी कि जैसे गांव का इलेक्शन होता है, मुखिया, सरपंच, वार्ड जो भी है, इन लोगों का जब इलेक्शन होता है तो क्या होता है कि आप अब जाते हैं, डायरेक्ट जाते हैं, डायरेक्ट आप जाते हैं, वोट देते हैं, वोट देकर आते हैं। ये हो गया आपका प्रत्यक्ष। और आप जो है वोट किसको दिए हैं, किसको नहीं दिए, आप बताने का जो है ना, आप नहीं बता सकते, कोई आपसे पूछ नहीं सकता है। आपकी मर्जी बताइए, नहीं मर्जी मत बताइए, तो ये क्या हुआ? गुप्त हो गया, ठीक है। अगर पता चल जाए कि इस व्यक्ति ने वोट दिया है, इस यहाँ के लोग ने दिया है, इस मतलब वार्ड के लोग ने दिया है। हर पंचायत में बहुत सारे वार्ड होते हैं, ठीक है। तो मेरे जो वार्ड में है 9 वार्ड है, ठीक है। तो मैं 8 वार्ड में 8 नंबर वार्ड में आता हूँ, और 9 वार्ड है पूरे मेरे पंचायत में। तो अगर पता चल जाए कि इस वार्ड के सारे लोग जो है इस व्यक्ति को दिए हैं, या इस परिवार का लोग, या ये व्यक्ति जो मुझे दिया है कि नहीं दिया है, तो क्या होगा कि जब वो जीत जाएगा तो आपका काम नहीं करेगा, उसे पता चलेगा आपने वोट नहीं दिया है। तो इसलिए गुप्त मतदान होता है कि आप जो है वोट दीजिए, ये होगा प्रत्यक्ष। लेकिन आप किसको दिए हैं ये कोई पूछ नहीं सकता है, और ना ही आप बता सकते हैं। और रही बात, हाँ, लोग बता भी है मैंने दिया है चाहे नहीं दिया, आप उनकी मर्जी, ठीक है। तो ऐसे गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया, यानी कि वो जो सरकार के द्वारा बताया नहीं जाता है, या अधिकारियों के द्वारा जो भी है वो बताया नहीं जाता है कि इस व्यक्ति ने आपको दिया कि नहीं दिया है। आप पूछ भी नहीं सकते, कोई भी वो जो मुखिया होगा, सरपंच होगा, चाहे जो भी है, वो नहीं पूछ सकता कि कौन मुझे वोट दिया है नहीं दिया है, ये नहीं पूछ सकता है, और ना ही वो बता सकता है, यानी कि रिवील नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा यानी ग्राम पंचायत है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत है। मतदाता सूची में दर्ज अर्थात 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यानी कि मतदाता सूची में दर्ज जो है 18 वर्ष अगर आपने पूर्ण कर चुके हैं तो सभी लोग जो है ना वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। जो भी 18 वर्ष पूरा हो चुका है, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज हो चुका है, तो ये सभी लोग क्या होंगे? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण जो है ग्राम सभा है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण जो है ग्राम सभा है। अगर देखना है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण तो आप ग्राम सभा को देख लीजिए। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी कि ग्राम पंचायत का चुनाव जो होता है ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। यानी कि पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 21 वर्ष है, ठीक है। अगर आप 21 वर्ष है तो आप जो है चुनाव में, ठीक है, खड़ा हो सकते हैं, इलेक्शन में आप खड़ा हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत का प्रमुख जो है मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मुखिया होता है, तथा सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है। और सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत सेवक जो होता है ना, जिसको ग्राम सेवक लोग भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग तो उसको पंचायत सेवक भी पंचायत सेवक बोला जाता है, ग्राम सेवक लोग भी बोलते हैं। तो वो जो है सरकारी पदाधिकारी होता है। और ये जो है 5 साल के लिए चुने जाते हैं मुखिया जी। ग्राम पंचायत के ही प्रमुख होते हैं 5 साल के लिए, ठीक है। और ये जो सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत सेवक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा की बैठक सरपंच बुलाता है, और ग्राम सभा की जो बैठक होगा कौन बुलाएगा? तो सरपंच को बुलाता है। सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि सरपंच को जो है उसके कार्यकाल के 2 वर्ष के बाद भी 2/3 यानी 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। सरपंच हेतु जमानत राशि 200 रुपये तय की गई है। सरपंच के हेतु मतलब जमानत राशि कितनी है? 200 रुपये तय किया गया, 200 रुपये जमानत राशि। वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त की जाती है। यानी कि जो भी वैध मत पड़े हैं उसका 6 भाग अगर प्राप्त करने में अगर आप असफल हैं
तो आपकी जो है जमानत राशि क्या की जाएगी, जब्त की जाएगी। चलिए, ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत मेला एवं बाजार कर है। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत क्या है, मेला एवं बाजार कर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 के सब क्लॉज घ के तहत महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 का घ, मैंने बताया था ना 243 में जो है सब क्लॉज क से कहाँ तक है, ड़ तक है। तो इसमें जो है घ नंबर जो है, ठीक है, इस ये क्या कहता है कि घ जो है महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% आरक्षण की व्यवस्था है। ये कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243 के सब क्लॉज घ में है। घ यहाँ पर दे देगा ऑप्शन में क, ऑप्शन में दे देगा ख, 243 ख, 243 ग, 243 घ। आपको पता होगा तो मार दीजिएगा, कुछ और नहीं पता होगा तो, और पता होगा तो मारिएगा 243 घ। तो आपका सही होगा कि महिलाओं के लिए अनुच्छेद 243 घ में जो है, सब क्लॉज घ में जो है 1/3 यानी 33% आरक्षण की व्यवस्था है। अगस्त 2009 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दिया है। अगस्त 2009 में जो है पंचायती राज में जो है महिलाओं के लिए, पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को जो है कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है 2009 में। ठीक है, 50% जो है आरक्षण को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 या अधिकतम 20 होती है। यानी ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी, या अधिकतम से अधिकतम 20 होगी। ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है। यानी ग्राम पंचायत का गठन जो है 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है। ब्लॉक यानी खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। यानी कि ब्लॉक जो है खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी पंचायत समिति में ही अभी है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित करता है। यानी पंचायत जो समिति होता है, एक तो ग्राम पंचायत हो गया पहले स्तर पर, दूसरे स्तर पर होता है पंचायत समिति होता है यानी ब्लॉक स्तर पर, तीसरा जिला स्तर पर होता है यानी पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय पर है। तो पहला हो गया मतलब आपका ग्राम पंचायत, दूसरा होगा आपका पंचायत समिति, तीसरा हो गया आपका, ये हो गया आपका जिला परिषद। तो इन तीनों यानी कि जिला और पंचायत समिति के बीच संपर्क कौन कर बनाता है, यानी सॉरी ग्राम पंचायत और जिला के मध्य, यानी कि एक नीचे हो गया आपका ग्राम पंचायत, ऊपर हो गया जिला, और इसके बीच जो है मध्य जो संपर्क बनाता है, कौन बनाता है बीच में, तो पंचायत समिति बनाता है। यानी कि जिला में जो भी आती है कि हाँ इस जिले में इतने कार्यक्रम सरकार को, जैसे केंद्र सरकार जो योजना भेजती है सीधे राज्य में, राज्य सरकार अलग अलग तो जिलों में कौन सा क्या होगा क्या नहीं होगा जिलों में भेजती है, और जिला डायरेक्ट ग्राम पंचायत के पास नहीं भेजता, वो ब्लॉक में जो भी अधिकारी हैं और पंचायत समिति है उनमें ब्लॉक में चीजें आती हैं, ब्लॉक से फिर आपका पंचायत स्तर पर लागू की जाती है। तो ये जो है इस जो बोल रहा है कि जिला यानी ग्राम पंचायत और जिला के बीच मध्य जो संपर्क स्थापित कौन करता है, तो आपका पंचायत समिति करता है। पंचायत समिति के प्रमुख जो विभिन्न राज्यों में प्रमुख, चेयरमैन, प्रधान आदि कहलाता है। पंचायत समिति के जो प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख, चेयरमैन, प्रधान आदि कहलाता है। यानी कि अलग अलग राज्यों में जो है कहीं प्रमुख कहलाता है, कहीं चेयरमैन कहलाता है, कहीं प्रधान लोग बोलते हैं, तो आदि कहलाता है। पंचायत समिति का सचिव जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ होता है। यानी पंचायत सचिव समिति का जो सचिव कौन होता है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ होता है। ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन और प्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी कि ब्लॉक यानी प्रखंड स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर अध्यक्ष का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है अध्यक्ष का निर्माण। ग्राम पंचायत के बैठक के लिए 1/3 सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य होता है। ग्राम पंचायत के बैठक के लिए 1/3 सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर नहीं होंगे 1/3 सदस्य उपस्थित, तो क्या होगा कि आपकी जो है बैठक रद्द कर दी जाएगी, बैठक नहीं होगी। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जो है जिला परिषद होती है। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था कौन हो जाएगी, जिला हो जाएगी, उसके बाद से आपका ब्लॉक स्तर पर हो जाएगा पंचायत समिति, उसके बाद से ग्राम पंचायत हो जाएगा। ठीक है, जिसका चेयरमैन जिला अधिकारी होता है। यानी पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था कौन है, जिला परिषद होती है, जिसका चेयरमैन कौन होता है, जिला अधिकारी, यानी कि जिला अधिकारी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला परिषद का मुख्य कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण है। जिला परिषद का मुख्य कार्य कौन है, समन्वय यानी कि कंट्रोल ऑन, पर्यवेक्षण यानी कि देखरेख करना है कि काम सही से हुआ नहीं हुआ, कितना मतलब जो भी योजना है उसमें कितना खर्च हुआ नहीं हुआ, ठीक से काम हुआ कि नहीं हुआ, इसका जो है ये समन्वय पर्यवेक्षण करती है जिला परिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय सांसद और विधायक जो है जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। स्थानीय सांसद हो गए और विधायक जो होते हैं जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। यानी कि भारत में जो कलेक्टर या डीएम का जो पद है उसका सृजन 1772 में, याद रखिएगा 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री
पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं। यानी केंद्र सरकार में जो है ग्रामीण विकास मंत्री, केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री होते हैं और वो क्या करते हैं, पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। यानी कि नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया तथा दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। मैं दिल्ली में रहा हूँ तो वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी, देखा था मैं शौक हो गया भाई क्या है। तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर करती है। यानी पंचायती राज संस्थाएं जो है अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर करती है। यानी कि सरकारी अनुदान मिलेगा तो ये उसी निधि पर जो संस्थाएं निर्भर रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। यानी पंचायत स्तर पर जो है राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो ग्राम सेवक जो करता है। यानी कि वो सरकार प्रशासन होता है ना, सरकार का अंग होता है ग्राम सेवक, वो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है पंचायत स्तर पर। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना का सुझाव जो अशोक मेहता समिति 1977 ने दिया था। मैंने कहा था ना कि द्विस्तरीय पर भी है और अशोक मेहता समिति के बारे में बताया था। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो है द्विस्तरीय संरचना का सुझाव जो अशोक मेहता समिति द्वारा जो 1977 में दिया गया था। द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल थे। यानी कि द्विस्तरीय जो ये आपका संरचना को सुझाव दिए थे अशोक मेहता समिति 1977 में, तो उनके अनुसार जो है ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल थे इनके अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो है टैक्स लगाने की सिफारिश जो है अशोक मेहता समिति ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 73वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली तथा 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेशों में द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात कही गई है। यानी कि 73वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत, यानी कि कब हुआ था, 1992 में। तो इस कानून के अंतर्गत क्या किया गया कि 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जो भी प्रदेश होगा वहां के पंचायती राज की जो व्यवस्था होगी वो क्या होगी, त्रिस्तरीय स्तर के होगी, यानी 3 स्तर के होगी। तथा जहां की जो जिस प्रदेश की आबादी जो है क्या होगी, आपका 20 लाख से कम होगी, वहां पर क्या होगा, तो द्विस्तर यानी 2 स्तरीय प्रणाली लागू होगी। इस तरह की बात कही गई है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय संरचना का सुझाव जो पीवी के राय समिति 1985 ने दिया था। अब जो 3 स्तरीय सब 4 स्तरीय के बारे में भी जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो है पीवी के राय समिति जो 1985 में सुझाव दी। लेकिन जो है आपको त्रिस्तरीय ही प्रणाली मतलब लागू है, जो बलवंत राय मेहता समिति वाली जो है, ये 2 स्तरीय अशोक मेहता समिति जो है लागू नहीं है। और ये पीवी के राय समिति जो है 1985 में 4 स्तरीय यानी 4 स्तरीय जो सुझाव दिया था ये भी लागू नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 स्तरीय संरचना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद तथा राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद आती है। भाई साहब मानना पड़ेगा, इतनी सारी चीजें होती हैं। यानी कि 4 स्तरीय पर जो क्या बताए थे कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभा किया जाएगा और मंडल स्तर पर क्या किया जाएगा कि मंडल पंचायत का गठन कर दिया जाएगा, जिला स्तर पर जिला परिषद का बना दिया जाएगा और राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद मतलब शामिल कर दिया जाएगा, यानी 4 स्तरीय हो जाएगा। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है। यानी पश्चिम बंगाल, इसे याद रखिएगा, एक जो है पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है। यानी कि पीवी के राय समिति की जो सिफारिश थी 1985 में दिए थे, इसको जो सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही अडॉप्ट किया। ठीक है, 4 स्तरीय, बाकी देश के बाकी राज्यों में ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी स्थल मंडल और जल मंडल के बारे में विस्तार से जानते हैं। चलिए, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है कौन सा है, पृथ्वी। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है पृथ्वी है। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का जो विश्वतीय व्यास यानी कि ये वाला, ये आपका पृथ्वी हो गया, ये वाला ये जो है ना विश्वतीय व्यास, ये है आपका इक्वेटर, इसको इक्वेटर बोलते हैं, यानी इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखीय भी बोला जाता है। तो इसका जो व्यास है 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है, यानी कि ध्रुव वाला जो मिति है वो क्या है 714 किलोमीटर है, यानी कि कम है। ध्रुवीय एवं विश्वतीय व्यास में अंतर 42 किलोमीटर का, यानी कि ध्रुवीय पोल वाला और इक्वेटर ये बीच वाला भूमध्य यानी इक्वेटर बीच वाला जो है, इसके बीच में अंतर कितना, तो 42 किलोमीटर का अंतर है। यानी कि ध्रुवीय व्यास जो कम है और विश्वतीय व्यास क्या है, ज्यादा है, 42 किलोमीटर ज्यादा है विश्वतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से।
पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी झुकी है? तो 23.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व, यानी पश्चिम से पूर्व में गति करती है। ठीक है, ऐसे करते हैं, ऐसे, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इस तरह से ऐसे। ठीक है, अब बोलते हैं पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन या परिभ्रमण। दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यानी कि दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। एक होता है कि खुद के अक्ष पर ऐसे ऐसे नाच रही है, ऐसे ऐसे नाच रही है, ये होगा आपका घूर्णन। और एक है ये भाई सूर्य भगवान है, सूर्य भाई साहब है, सूर्य भगवान है। और ये जो है ऐसे ऐसे नहीं होता है, ऐसे यहाँ से फिर यहाँ आई, यहाँ से ऐसे आई, ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, ठीक है, ऐसे फिर यहाँ पर ऐसे आई। तो ये हो गया परिभ्रमण। परिभ्रमण जैसे कि आप जो पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है, जैसे कि आप जो है अपने माँ का चक्कर लगाया, पिता को खड़ा कर दीजिए, अब उसको चक्कर लगा रहा है, तो हो गया परिभ्रमण, यानी पिता का आप चक्कर लगा रहे हैं चारों तरफ से गोल गोल, वो हो गया परिभ्रमण। और दूसरा हो गया कि आप खुद ब खुद नाच रहे हैं, आपके आसपास कोई नहीं है, बस नाच रहे हैं ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, तो हो गया आपका घूर्णन। ठीक है, तो गोल गोल घूमिएगा तो उससे होगा दिन और रात होता है। और और पिता का चक्कर लगाइएगा तो इससे क्या होगा कि मौसम में चेंजिंग होता है, मौसम में बदलाव होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे वर्षा ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गया, शरद ऋतु हो गया, बसंत ऋतु हो गया। तो ये सारे जो ऋतु होती है परिक्रमण से होता है, यानी कि आप पिता का चक्कर लगाइएगा तो क्या होगा, क्या होगा, यानी कि मान लीजिए पिता का चक्कर लगेगा तो ऋतु परिवर्तन होगा। ठीक है, पिता के चक्कर लगेगा तो हो सकता है कि प्यार से खिलाए भी, मतलब प्यार से, तो ये बसंत ऋतु हो गया। हो सकता है कि गर्म गुस्सा होगा तो थप्पड़ लगा दे, तो गर्म हो गए, यानी ग्रीष्म हो गया। तो ये समझिए कि आप जो है जैसे पृथ्वी सूर्य के ओर घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण या परिभ्रमण बोलते हैं। इससे क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। और खुद ब खुद गोल गोल नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उसको बोलते हैं घूर्णन। इससे क्या होगा कि क्या होगा? दिन और रात होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण, यानी बोला ना कि पृथ्वी के साथ यानी सूर्य के क्या करता है? पृथ्वी परिक्रमण करती है, तो इससे क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होगा। पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में लगा समय सौरवर्ष कहता है। पृथ्वी को जो है सूर्य परिक्रमा में लगा समय जो है सौरवर्ष कहलाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखती है नीला। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखती है नीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितना समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाएगा घूर्णन। घूर्णन बोला जाता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय है 365 दिन 6 घंटे, लगभग 365 दिन 6 घंटे। तो ये हो गया आपका परिक्रमण। इससे हो गया क्या? ऋतु परिवर्तन होगा। समझ में आई बात? सर्वप्रथम पृथ्वी त्रिज्या मापी, यानी सर्वप्रथम पृथ्वी की जो त्रिज्या मापी किसने मापी थी? पृथ्वी की त्रिज्या तो इराटोस्थनीज ने मापी थी। इराटोस्थनीज ने पृथ्वी की त्रिज्या यानी रेडियस मापी थी। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है 59%। पृथ्वी जो चंद्रमा का सिर्फ हम लोग 59% ही देख पाते हैं। पृथ्वी गोल है कहा था पाइथागोरस ने। पृथ्वी गोल है किसने कहा था? तो पाइथागोरस ने कहा था। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी होते हैं क्रमशः 4 जुलाई को अपसौर तथा 3 जनवरी को उपसौर को। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी होती है तो आपको 4 जुलाई को अपसौर और 3 जनवरी को उपसौर को। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से, यहाँ पर एक सवाल है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य जो अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। अधिकतम मध्य जो अधिकतम जो है 4 जुलाई को होता है, तो 4 जुलाई को अपसौर होता है। 4 जुलाई को अपसौर होता है, तो अधिकतम दूरी होता है, यानी कि पृथ्वी जो है यानी सूर्य हो गया, यहाँ सूर्य हो गया और पृथ्वी यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी यहाँ पर है और 3 जो जनवरी को है पृथ्वी आपको यहाँ पर है पास में। तो 3 जनवरी को भारत में, आप ध्यान से सुनिएगा, भारत में 3 जनवरी को जब सूर्य के पास होती है, मतलब नजदीक होती है, तो ठंडी लगता है, ठंड का मौसम होता है। ठंड का मौसम होता है ना, ठंड का मौसम होता है। क्यों? जब पास में है तो गर्मी होना चाहिए। जैसे आप आग के पास हैं तो आपको गर्मी ज्यादा लगेगी, अगर आप आग से दूर हैं तो आपको क्या होगा? उतनी गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है, आग, आप जैसे आग जलाती है, आप उसके पास में जाकर बैठिएगा तो गर्मी लगेगी, आप दूर पर हैं तो गर्मी कम लगेगी। हो सकता है बहुत दूर हो तो साफ ही ना लगे। तो एक निश्चित दूरी पर है तो आपको मतलब कम गर्मी लगेगी, और आग से निश्चित दूरी पर है तो कम गर्मी लगेगी, अगर पास में है तो आपको गर्मी लगेगी। तो ये सवाल है कि 3 जनवरी को जो पृथ्वी जो है सूर्य के नजदीक होती है 3 जनवरी को, फिर भी भारत में ठंडी क्यों लगता है? जब नजदीक है तो गर्मी लगना चाहिए, गर्मी का मौसम होना चाहिए, ठंड का मौसम क्यों होता है? ये सवाल है। दूसरा, 4 जुलाई को जो है 4 जुलाई को पृथ्वी क्या है? अधिकतम दूरी पर है। 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य से दूर है 4 जुलाई को। तो यहाँ पर क्या होता है? गर्मी का मौसम होता है भारत में।
लेकिन जबकि होना चाहिए ठंडी का मौसम, दूर है तो ठंडी होना चाहिए, दूर है तो ठंडी होना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा होता है। उल्टा होता है, आखिर क्यों? तो इसका कारण जो है, जानते हैं इसका कारण क्या है? पृथ्वी जो है ना, अक्षांश और देशांतर। तो पृथ्वी जो है उत्तरी अक्षांश में है, यानी कि उत्तरी मतलब गोलार्ध में है। गोलार्ध जो आता है ना, गोलार्ध, गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। तो पृथ्वी जो है 3 जनवरी को जो है पृथ्वी नजदीक होती है, ठीक है। लेकिन जो क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है डायरेक्ट जो है ना उत्तरी गोलार्ध में नहीं पहुंचता है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में उस समय क्या होता है कि सूर्य रहता है, जिसके कारण से जनवरी में जो है आपका, आप ध्यान से सुनिएगा, आपका ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, यह है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, ठीक है, पूरी दुनिया में। भारत में भी लोग मनाते हैं। तो 25 दिसंबर को भारत में दिसंबर का समय में क्या होता है, ठंडी का मौसम होता है, ठीक है। जबकि पृथ्वी जो है नजदीक है, नजदीक है ना, तो भारत में क्या होता है, ठंडी होता है। और 25 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिसमस मनाया जाता है। तो वहां पर जो क्रिसमस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, वो गर्मी के मौसम में मनाया जाता है, वहां पर गर्मी का मौसम होता है, ठीक है। वहां पर तो गर्मी का मौसम होता है और हमारे तरफ ठंडी होता है। इसलिए होता है कि गोलार्ध, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, और जो है ना, तो इसलिए ठंडी 3 जनवरी को, जब 3 जनवरी को क्या होता है कि जो पृथ्वी जो है सूर्य के नजदीक है, फिर भी हमारे यहाँ ठंडी होता है। उसका कारण यही है कि हम उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। और 3 जनवरी को जो है आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होता है, क्योंकि वहां पर दक्षिण गोलार्ध में, इसलिए जो दक्षिण गोलार्ध में है जो सूर्य जो है कर्क रेखा और मकर रेखा होता है, 2 रेखाएं। तो मकर रेखा पर होती है सूर्य की रेखाएं, मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण से क्या होता है कि गर्मी ज्यादा होता है। और जो कर्क रेखा पर जो सूर्य के प्रकाश की किरणें होते हैं तिरछी पड़ती है, डायरेक्ट लंबवत मतलब लंबवत लंबवत नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती है, जिसके कारण से हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है। तो इसका मतलब ये सारे जो है ना, ये जो मैंने अभी बताया, पृथ्वी तथा सूर्य का मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी होती है, इसका पूरा मैंने बता दिया कि 4 जुलाई को आपके आपसे क्या होता है कि आपसे दूरी अधिक है। 4 जुलाई को आपसे भारत में क्या दूरी अधिक है, फिर भी गर्मी होती है। 3 जनवरी को पास में तो ठंडी होती है, पास में हो तो आगे के पास हैं तो गर्मी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ठंडी हो रहा है। और आपसे दूर हैं तो गर्मी हो रहा है। तो यही मैंने समझाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है तो एप्साइड रेखा कहलाती है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है 1/81 है। पृथ्वी की जो अपेक्षा जो है चंद्रमा का द्रव्यमान जो है 1/81 है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन है, तो अंटार्कटिका है। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है ज्वालामुखी। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है ज्वालामुखी। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन है 21 जून को। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है, 21 जून को, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। पृथ्वी पर जो सबसे लंबा दिन होता है तो उत्तरी गोलार्ध में, और तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो है 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। तो क्रिसमस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर को भारत में ठंडी पड़ती है, और इस समय यहाँ पर क्या होता है, छोटे दिन होते हैं। ठंड के मौसम में दिन छोटा होता है और रातें लंबी होती है, और गर्मी के दिनों में रातें छोटी होती है और दिन बड़ा होता है। तो यहाँ पर जब गर्मी होती है लंबा दिन होगा, और यहाँ पर 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध यानी कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होता है, और वहां पर दिन होता है बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में। मैंने कहा कि ठंड के मौसम में भारत में क्या होता है, ठंड का मौसम होता है और दिन क्या होता है, छोटा दिन होता है। और 21 जून दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, बड़ा होता है, याद रखिएगा। और 21 जून दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, दिन बड़ा होता है। और वहां पर क्या होता है कि आपका जो है मौसम आपका होता है कौन सा, तो गर्मी, आपका गर्मी का मौसम होता है। सबसे छोटा 22 दिसंबर, ठंडी होता है उत्तरी गोलार्ध में, रातें बड़ी। यहाँ पर आपका यहाँ पर होगा आपका 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन होता है, ठंडी का दिन होता है छोटा। और यहाँ पर होता है आपका होता है 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में आपका हो जाएगा, 21 जून को हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में आपका दिन हो जाएगा, ठंडी का मौसम हो जाएगा, और दिन हो जाएगा आपका छोटा। दिन रात की अवधि समान है भूमध्य रेखा पर। दिन रात की अवधि समान है भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन रात बराबर है 23 सितंबर यानी बसंत विश्व, और 21 मार्च शरद विषुव। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर को बसंत विषुव में, और 21 मार्च शरद विषुव में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है, सियाल, भूपर्पटी, सीमा, मेंटल एवं नीपे। सियाल यानी भूपर्पटी, सीमा यानी मेंटल, नीपे यानी क्रूड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पृथ्वी का ऊपरी भाग है भूपर्पटी यानी क्रस्ट। पृथ्वी का ऊपरी भाग है जिसको क्रस्ट बोलता है यानी भूपर्पटी। भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.72%, सियाल के घटक सिलिका एवं एल्यूमिनियम है। सियाल के घटक कौन है? तो सिलिका एवं एल्यूमिनियम है, यानी कि SiAl। तो एस से सिलिका होगा, Al से एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमा के घटक है सिलिका और मैग्नीशियम। सीमा एस से सिलिका, एम से मा से मैग्नीशियम। निफे बना है निकल और आयरन से, NiFe। Na से निकल हो गया, Fe से फेरस यानी लोहा हो गया, आयरन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सेल है मैग्मा। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सेल है मैग्मा। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। और जीवमंडल को ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जल वाष्प। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए यानी टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प। पृथ्वी का संपूर्ण बाह्यपरत है लिथोस्फीयर। पृथ्वी का संपूर्ण बाह्यपरत है तो लिथोस्फीयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कहते हैं स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बारे में। बाह्य परत का ऊपरी भाग स्टेनोस्फीयर कहलाता है। बाह्य परत का ऊपरी भाग स्टेनोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी पर जल का भाग 71%, स्थल 29% है। पृथ्वी पर जल का भाग है कितना? तो 71% जल है और सिर्फ 29% भाग जो है स्थल है। जल राशि का स्वच्छ जल भाग है 2.5%, यानी कि 71% जल का भाग है और उसमें से भी स्वच्छ जल जो पीने योग्य है 2.5% ही है, समझ जाइए। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट की है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई कितनी किसकी है? तो माउंट एवरेस्ट की है। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त की है, जो कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में है। महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर होती है। महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर होती है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है सिर्फ 51%। सौर जब विकिरण होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है विकिरण, वो होता है पृथ्वी पर सिर्फ 51% ही पहुंचता है। लवणता व्यक्त की जाती है प्रति हजार में। लवणता मतलब व्यक्त किया जाता है प्रति हजार में। समुद्री जल का औसत लवणता 35 प्रति हजार है, यानी कि 1000 पर 35 है। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। समुद्र जल में पाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। सर्वाधिक लवणता वान झील तुर्की 333%। सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है? तो वान झील है। कहाँ? तो तुर्की में है, 333%। यहाँ नमकीन है भाई, लवण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा कहलाती है आइसोहेलाइन। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा कहलाती है आइसोहेलाइन। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है भूमध्य एवं विषुवत रेखा। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है तो विषुवत रेखा। ये जो है पृथ्वी हो गया, इसको जो है दो भागों में बांट रहे तो विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप विषुवत रेखा पर। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप विषुवत रेखा पर पड़ती है। भूमध्य रेखा के समानांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है अक्षांश रेखा। यानी भूमध्य रेखा का समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है क्या है? अक्षांश रेखा। जैसे ये हो गया आपका पृथ्वी और ये होगा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसको बोला जाता है। और इसी के समानांतर ऐसे ये ऐसे जो खींची गई रेखा होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है तो देशांतर रेखा। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है तो देशांतर रेखा। कैसी होती है? तो ऐसे होती है, देखिए ऐसे। ये आपका ऐसे ये उत्तरी हो गया, नॉर्थ पोल हो गया NP नॉर्थ पोल, ये SP हो गया यानी साउथ पोल। और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कौन सी है? तो देशांतर रेखा बोला जाता है। ऐसे 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 होती है ये रेखा, इसको देशांतर रेखा बोलते हैं। और ऐसे ऐसे जो रेखा होगी ऐसे ऐसे, इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? जो इस तरह से होती है ना फ्लैट रेखा, ऐसे ऐसे मैंने बताया, तो 180 होती है। देशांतर की कुल संख्या होती है तो 360 होती है। देशांतर होते हैं ऐसे 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 तो 360 होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कौन होती है? 0 डिग्री हो गया विषुवत हो गया, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, तो इसको कर्क रेखा बोलते हैं। और यही रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि मित्र पर गमछा झार, याद रखने का ट्रिक है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। देशांतर कौन सा होता है? ये लंबे खड़ी पाई
ठीक होता है। 15 डिग्री यानी 15 डिग्री घुमा तो 1 घंटा हो गया, यानी कि 1 घंटा। ये हम बताएंगे टाइमिंग के यहाँ का टाइमिंग, या जैसे लंदन में दिन के 12 बज रहे हैं तो उसी समय भारत में कितने बज रहे होंगे, तो 5:30 बज रहे होंगे। तो आखिर लंदन में दिन के 12 बज रहे हैं वही शाम है, और भारत में 5:30 बज रहा है शाम के, आखिर क्यों? तो उसके बारे में हम आगे चलकर बताएंगे, ठीक है। 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट के। 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट के। और उसको अक्षांश कहलाता है 30 से 35 डिग्री उत्तरी। 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाता है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी। तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थित पेटिया जो है, उत्तरी और दक्षिणी में जो है 30 से 35 डिग्री जो है मध्य स्थित पेटिया जो है वो अक्षांश कहलाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच से स्थान से गुजरती है कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन लाइन कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, निर्धारण 1884 वाशिंगटन में। 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, निर्धारण 1884 में वाशिंगटन में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे है, ठीक है, वो बताएंगे आगे चलकर। चलिए, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है भारतीय मानक समय। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है भारतीय मानक समय। दो अक्षांशों के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है जो 111.32 किलोमीटर है। दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है जो 111.32 किलोमीटर है। दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होगा उसको क्या बोलते हैं? बीच का दूरी जो होगा उसको गोरे बोलते हैं, गोरे। 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर अंध महासागर में। यानी 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है कहाँ? तो अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर भी बोला जाता है, वहां पर स्थित है। पृथ्वी पर वायु एवं गैसीय फैलाव वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4% है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितनी है? 0 से 4% तक है। वायु दाब है समान दशाओं में समुद्र तल पर पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब। यानी कि वायु दाब क्या है? तो समान दशाओं में समुद्र तल पर जो है, समुद्र तल पर जो पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला जो दाब होगा वो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किससे? तो बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार होती है। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है तो बार होती है। अब यहाँ पर वायुमंडल के बारे में है, तो एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर होता है 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक 1 बार बराबर होता है 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बैरोमीटर पठ्यांक जब एक का एक नीचे गिरता है तो संभावना होती है आंधी तूफान की। यानी कि बैरोमीटर है और अचानक से ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो गया तो समझ जाइए कि क्या होगा? आंधी तूफान आने वाला है, ठीक है। बैरोमीटर पठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना होती है दिन साफ रहने की। यानी कि बैरोमीटर पठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना होती है दिन साफ रहने की, ठीक है। बैरोमीटर पठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना होती है वर्षा होने की। बैरोमीटर पठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना होती है वर्षा होने की। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है तो हाइग्रोमीटर है। वायु है गैसों का मिश्रण, नाइट्रोजन है आपका 78%, ऑक्सीजन है 21% तथा कार्बन है 0.03% है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है आर्गन। वायुमंडल में जो विद्यमान जो अक्रिय गैस है कौन है? तो आर्गन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है, वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी कहलाता है। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया? 5 मंडल में। कौन कौन से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल, यानी कि 5 मंडल में। वायुमंडल की सबसे निचली परत है तो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल है वायुमंडल की निचली परत, और जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है तो क्षोभ मंडल में होती है। हाँ देखिए, सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि क्षोभ मंडल में प्रति मीटर जो आप ऊपर जाइएगा ना, 160 मीटर ऊपर जाइएगा, जैसे जैसे 165 मीटर जब जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, फिर आप जाइएगा 165 मीटर तो फिर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा।
तो वही बोल रहा है, तथा 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाइएगा, यानी कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाइएगा, यानी कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब ये जाइएगा क्षोभमंडल में, तो वहां पर आपका टेम्परेचर जो 6.4 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। टेम्परेचर जितना होता है ना, उससे 6.4 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान वृद्धि होती है 1 डिग्री सेल्सियस। अगर और हाँ, पृथ्वी के अंदर जाइएगा, 32 मीटर जाइएगा ना, 32 मीटर पृथ्वी के अंदर 32 मीटर, तो आपका टेम्परेचर होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि आप जैसे पृथ्वी की सतह पर है और यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर है यानी 40 है, मान लीजिए कि 40 है, 40, और पृथ्वी के अंदर आप पृथ्वी के अंदर 32 मीटर चले गए, तो आपका टेम्परेचर बढ़ के हो जाएगा 41 डिग्री सेल्सियस। फिर आप 32 मीटर गए, फिर बढ़ जाएगा तो 42 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर जाइएगा 43 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जैसे जैसे अंदर जाइएगा टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा। क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि जो है ग्रीष्म ऋतु में होती है। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। क्षोभमंडल के बाद होता है समताप मंडल, और वायुमंडल क्या होता है कि क्षोभमंडल में चला जाता है। इसलिए क्योंकि क्षोभमंडल में मौसमी संबंधी घटनाएं होती है, यानी वर्षा होगा, ओला तूफान, बिजली गरजना, ये सब होता है। तो इसलिए से बचने के लिए क्या होता है कि आपका जो है क्षोभमंडल को पार करके समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं, जिससे क्या होता है वहां पर कोई डिस्टर्बेंस, कोई मौसमी संबंधी घटनाएं नहीं होती है। वहां पर जो है आराम से एरोप्लेन जो है आपका क्या होती है, हवा में उड़ती है। जैसे ही फिर आपको नीचे उतरने के लिए होता है, तो क्षोभमंडल प्रेस करती है, तो वहां पर हल्का नहीं होता है कि डर, उसमें टर्बुलेंस होता है एरोप्लेन में, ठीक है, तो बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं। ओजोन परत जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच कवच है, पाई जाती है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। यानी ओजोन परत जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, यानी कि सूर्य की जो जो भी पैराबैंगनी किरणें आती है, ओजोन परत उसे क्या करती है, उन ओजोन आती है पैराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। कौन, ओजोन परत। तो इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच माना जाता है। और ये कहाँ है, तो आपका समताप मंडल में। क्षोभमंडल के बाद समताप मंडल, जिसमें जो एरोप्लेन उड़ती है, उसी मंडल में, समताप मंडल में, ये आपका है ओजोन परत है, पाई जाती है। और इसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, यानी कि सूर्य से आने वाले पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत, यानी ओजोन गैस। सूर्य से जो आने वाली पैराबैंगनी किरणें जो है हमारे लिए हानिकारक है, बहुत ही कैंसर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, और भी सारी चीज़ें। तो इससे जो रक्षा कौन करता है, ओजोन परत करता है, यानी ओजोन गैस करता है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई कितनी है, इसको जानने के लिए डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत का नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है, यानी ओजोन परत जो है हमारी रक्षा करती है, पृथ्वी को सुरक्षा कवच है, लेकिन इस परत को नष्ट और क्षरण यानी कि खत्म करने के काम कौन करती है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती है। और पहले जो फ्रिज आता था ना, फ्रिज उरिज, बहुत सारी चीज, एसी उसी, बहुत सारी चीजें आती थी, तो उसमें जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता था। और जब वैज्ञानिकों ने देखा कि भाई ये तो ओजोन परत है, ये नष्ट हो रही है, नष्ट होने के कारण पता लगा, तो पता चला कि CFC है भाई। और CFC जो फ्रिज हो गया आपका, जो भी एसी उसी पहले होता था, उसमें बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता। तो क्या किया गया कि उसके वैज्ञानिकों के द्वारा ये पूरी दुनिया को संदेश दिया गया। तो पूरी दुनिया में जो है धीरे धीरे CFC को जो है धीरे धीरे प्रतिबंधित करना शुरू की। तो जो है CFC का इस्तेमाल अब जो होता है ना, उसकी जगह पर दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, फ्रिज, एसी ओसी, इन सब चीज़ों में दूसरी जगह, जिससे क्या होगा कि ओजोन परत का नष्ट होने से बचाया जा सके, ठीक है। उल्का से संबंधित घटनाएं है मध्यमंडल की। उल्का से संबंधित घटनाएं है मध्यमंडल के। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। समताप मंडल के बाद होता है मध्य मंडल। तो उल्का जो होता है ना, उल्का जैसे नहीं देखते ऊपर से एकदम लाइट की तरह एकदम आया, पूरा जो पूरा चारों तरफ प्रकाश कर देता है, तो ये उल्का होता है। और उल्का से संबंधित घटनाएं होती है मध्य मंडल में होती है, ये याद रखिएगा। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल से। मध्य मंडल के बाद कौन सा मंडल होता है, आयन मंडल होता है, आयनोस्फीयर कहा जाता है, तो आयन मंडल होता है। और आयन मंडल में क्या होता है, रेडियो तथा संचार, जितने भी जैसे आपका संचार वाला है, जैसे हमारा मोबाइल, यहाँ से आप कॉल लगाए कलकत्ता, दिल्ली, कहीं भी लग जाता है, या आप बैठे बैठे नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, जो भी है, तो ये सब जो है, चाहे रेडियो पर गाने सुन रहे हैं, जो भी है, तो ये सारी चीजें है जो है, ये सारे जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, थी उपग्रह उपग्रह जो भेजे जाते हैं ना, सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, तो वो सब आयन मंडल में आपको जाकर अथी किया जाता है उनको। और वही आयन मंडल से जो है आपको संदेश वहां से, जैसे आपने यहाँ से कॉल लगाया, वो जाएगा पास के नजदीकी टावर में, टावर से सीधे जाएगा आपको अंतरिक्ष में, जो आयन मंडल में जो संचार है सैटेलाइट हो, वहां वहां से फिर भेजेगा जहां आपको लगाना है, वहां से वहां के टावर जो है वहां पर, वहां से टावर से उस व्यक्ति के मोबाइल पर जाएगा, और ऐसे चीजें चलती है, ये क्रम है। तो रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल से। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। ग्रीन हाउस गैस है CO2, CFC, CH4 और NO2। अब पूछेगा ग्रीन हाउस गैसें कौन है, तो CO2, CFC, अभी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बताया था, ये CH4 यानी मीथेन, NO2 नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड है।
भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु है तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में। केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है मानसून केरल राज्य के। ठीक है। भारत में अधिकांश या सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी कि भारत में अधिकांश जो है सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ये जो भारत का ये नीचे वाला आप मैं बना दिया, ये गुजरात वाला पार्ट हो गया, ये ऊपर ऐसे हो गया, मतलब ऐसे बना। ये जो आते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, ये इसी से जो है क्या होता है बारिश होता है भारत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटती मानसून के कारण जाड़ों के दिनों में। यानी ये जो आपका ये मान लीजिए ये हो गया भारत का मैप, ये श्रीलंका हो गया, ये तमिलनाडु वाला पर्सन मान लीजिए हो गया, तमिलनाडु पर्सन है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि जो बारिश होती है वो लौटती हुई मानसून से, यानी उत्तर पूर्वी, यानी उत्तर तो ये हो गया इधर से, ये जो आती है ना लौटती हुई मानसून, जब लौटती है उसको रिट्रीटिंग बोलते हैं। तो रिट्रीटिंग मानसून, तो ये लौटती हुई जो मानसून होते हैं इससे क्या होता है यहाँ पर तमिलनाडु में वर्षा होती है जाड़ों के दिनों में। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा होती है 110 सेंटीमीटर। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है 110 सेंटीमीटर। पछुआ हवाओं से होती है चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवाओं से होती है चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा प्रचंड 50 चीखती 60। पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा प्रचंड 50 चीखती 60। फेरल का नियम संबंध है पवनों की दिशा से। फेरल का नियम संबंध है किससे? तो पवनों की दिशा से। अब देखिए विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहलाता है शांत कटिबंध या डोल्ट्रम। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहलाता है शांत कटिबंध या डोल्ट्रम कहलाता है। चलिए इसी के साथ आज ये पेज 19 से लेकर आपका 21 तक हो गया। पेज नंबर 21 तक हो गया। 19 पेज और 21 पेज तक समाप्त हो गया। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। मेहनत करते रहिए, सफल होइए। अपना नाम कीजिए, अपने माता पिता का नाम कीजिए, अपने परिवार का नाम कीजिए, अपने समाज का नाम कीजिए, अपने देश का नाम कीजिए। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।